वेलकम टू एसएसटी क्लास। आज के इस वीडियो में आपको 10वीं वर्ग के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में बताया जाएगा। इस चैप्टर को 3 खंडों में संपादित किया जाएगा, जिसमें आज आपके समक्ष पहला खंड प्रस्तुत किया जा रहा है। इस खंड में आपको कहानी के माध्यम से जो बेल्जियम और श्रीलंका की होगी, यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है। क्योंकि वर्तमान समय में दुनिया के अधिकांश देश प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज में, समुदाय में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, सबको समान अवसर मिले, इसके लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम यूरोप महादेश का एक देश है, जिसके चारों ओर यानी इसकी चौहद्दी के रूप में जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से इसकी सीमा लगी हुई है। बेल्जियम विविध भाषा भाषी और अलग अलग संस्कृति से युक्त लोगों का देश रहा है। अलग अलग संस्कृति से, भाषा भाषी से युक्त होने के कारण इसके जो प्रांत हैं, उस प्रांतों में भी अलग अलग समुदाय का अलग अलग स्वामित्व है और उनका बोलबाला है। बेल्जियम के वैलोनिया में ज्यादातर लोग जो है वह फ्रेंच स्पीकिंग है और इसमें 40% आबादी जो बेल्जियम की है वह फ्रांसीसी भाषा बोलती है और बाकी 60% में अन्य भाषा भाषी लोग आते हैं। दूसरा रीजन इसका फ्लेमिश है, जिसमें 59% यहाँ की आबादी डच बोलती है और बाकी 1% में अन्य भाषा भाषी रहते हैं, यानी उनकी आबादी है। 1% आबादी बेल्जियम की ऐसी है जो जर्मन भाषा बोलती है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यहाँ पर बहुसंख्यक जो है वह फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, यानी फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों की तादाद यहाँ ज्यादा है, जो 80% के करीब है। 20% आबादी ब्रुसेल्स की ऐसी है जो डच स्पीकिंग है। इस तरह से हम पाते हैं कि बेल्जियम में जो वैलोनिया रीजन है, फ्लेमिश रीजन है और ब्रुसेल्स है, वहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का विशेष अधिकार पाया गया। इस विशेषाधिकार के कारण बेल्जियम के अंदर सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ। सत्ता के इस संघर्ष में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच, डच वाला भाषा बोलने वाले लोगों के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ, क्योंकि फ्लेमिश रीजन में जहां फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का बोलबाला था और वहां पर अन्य भाषा भाषियों को सताया जाता, इस तरह फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले लोगों के बीच सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ। चूंकि
ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा थी और ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा धनी थे, वे व्यवसायी थे। वहीं दूसरी ओर डच भाषा बोलने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति और सत्ता में पकड़ बहुत कमजोर थी, जिस कारण से फ्रांस के बेल्जियम के इस अलग अलग क्षेत्रों में सत्ता की भागीदारी को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। 1950 से लेकर 1960 के बीच बहुसंख्यकवाद और आर्थिक मुद्दों को लेकर बेल्जियम की जनता के बीच अर्थात फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच सत्ता का खूनी संघर्ष की शुरुआत हुई। इस संघर्ष ने बेल्जियम के नेताओं को यह सोचने पर मजबूर किया कि इन के बीच सत्ता का समन्वय आवश्यक है। जब तक अलग अलग संप्रदायों के बीच, समुदायों के बीच, भाषाभाषियों के बीच सत्ता का समान बंटवारा नहीं होगा, उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा, तब तक इनका आपस में जो विरोध की भावना है वह बलवती रहेगी, जो राष्ट्र के विकास के लिए हानिकारक होगी। बेल्जियम के नेताओं ने बेल्जियम की जनता के बीच सौहार्द पूर्ण वातावरण तैयार करने और सबों को उचित प्रतिनिधित्व देने के दृष्टिकोण से 1970 से लेकर 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किए। इन चारों संशोधनों के द्वारा बेल्जियम में भाषा के आधार पर, बहुसंख्यकवाद के आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। उनके बीच सत्ता की समान साझेदारी देने की बात की गई और तब जाकर बेल्जियम में जो सत्ता को लेकर, बराबरी को लेकर, समानता को लेकर यहाँ के अलग अलग समुदायों के बीच जो विरोध, गतिरोध या तनाव का वातावरण रहता था, बेल्जियम के नेताओं ने अपने अथक प्रयास के माध्यम से सत्ता की साझेदारी का एक व्यापक उदाहरण दुनिया के समक्ष रखा। इन संशोधनों के माध्यम से हर एक प्रांत में, चाहे वह किसी भी समुदाय या भाषा से संबंध रखता हो, उसकी आबादी कितनी है, यह आधार न बनाकर वहां निवास करने वाले सभी समुदायों को सत्ता में समान साझेदारी दी गई। ब्रुसेल्स में भी सत्ता में डच भाषी और फ्रांसीसी भाषी दोनों को समान अधिकार प्रदान किए गए। इसी तरह सेंटर के द्वारा राज्यों के अंदर भी राज्यों को
व्यापक अधिकार दिया गया। केंद्र की शक्ति को राज्यों में निहित किया गया और राज्यों को स्वतंत्र बनाया गया ताकि राज्य अपने तरीके से अपनी जनता के विकास के लिए कार्य कर सके। साथ ही साथ भाषा से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, शिक्षा से संबंधित विषमताओं को दूर करने के लिए बेल्जियम के नेताओं ने संविधान संशोधन के माध्यम से एक नई तरह की सरकार का श्री गणेश अपने संविधान में किया, समायोजन किया, जो कम्युनिटी सरकार के नाम से जानी गई। ये सामुदायिक सरकार को यह अधिकार दिया गया कि अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा और अपनी भाषा के उत्थान और विकास के लिए वे कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इन सब कानूनों के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की बंदिश उनके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। वे इन बंदिशों से मुक्त रहेंगे और अपनी संस्कृति, भाषा और शिक्षा के विकास के लिए वे जो चाहे कर सकेंगे। इस तरह 1970 से लेकर 1993 तक के काल के दौरान बेल्जियम ने अपने अंदर जो सत्ता का समंजन किया, सत्ता की साझेदारी की, अपने समुदायों के बीच सत्ता का उचित विभाजन किया और विश्व में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उसे बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो आइए यह भी हम जाने कि बेल्जियन मॉडल था क्या या क्या है। आपने देखा बेल्जियम के लोगों के बीच अर्थात बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक और सत्ता से संबंधित अधिकारों को लेकर उन्होंने दुनिया के समक्ष जो आदर्श सत्ता की साझेदारी का रूप प्रस्तुत किया, उसे ही बेल्जियन मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस बेल्जियन मॉडल की जो विशेषता थी वह इस प्रकार है। पहला, इस मॉडल के अंतर्गत ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी और डच भाषी के बीच सत्ता का समान विभाजन किया गया। इसके अंदर सत्ता के लिए जो सीटें थी उनका समान बंटवारा किया गया। दूसरा, केंद्र सरकार की शक्तियों को राज्य सरकारों के साथ शेयर किया गया और साथ ही साथ राज्य सरकारों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके साथ साथ तीसरी विशेषता के रूप में राज्यों में भी विविध भाषियों के बीच सत्ता के समंजन में समान अधिकारों का पालन करते हुए उचित प्रतिनिधित्व अर्थात समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इसी तरह ब्रुसेल्स की सत्ता में भी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोगों के बीच सत्ता का समान विभाजन किया गया। चौथी विशेषता के रूप में
कम्युनिटी गवर्नमेंट का विकास किया गया, जिस गवर्नमेंट का उद्देश्य हर कम्युनिटी को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा के विकास के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई और इस सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वे जैसा चाहे, जिस तरह की नीति चाहे, अपने इन चीजों के विकास के लिए तैयार कर सकते थे। इसके लिए यह सरकार के गठन की प्रक्रिया भी समान भाषा बोलने वाले लोग या समान समुदाय के लोगों के द्वारा ही सरकार का गठन किया जाता था। इस तरह आज आपने इस खंड में देखा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, बेल्जियम की स्थिति क्या है, बेल्जियम में कैसे बहुसंख्यकवाद और आर्थिक नीतियों की विविधता के कारण वहाँ के फ्रेंच भाषी और डच भाषी के बीच गहन तनाव की शुरुआत हुई। 1950 से लेकर 1960 के बीच आपने देखा कि बेल्जियम के दो प्रांत, फ्लेमिश जहां पर 59% लोग डच स्पीकिंग हैं, वेलोनिया जहां पर 40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग हैं, और एक क्षेत्र जो जर्मन भाषियों का है, कैसे यहाँ पर बहुसंख्यकवाद का बोलबाला था और कैसे बहुसंख्यकों का आर्थिक नीतियों पर भी उनका स्वामित्व बना हुआ था, जो बेल्जियम के अंदर तनाव का कारण बना। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी आपने देखा कि 80% आबादी फ्रांसीसी बोलने वाले अर्थात उनका बोलबाला था ब्रुसेल्स के शासन में, और डच का उचित प्रतिनिधित्व वहां की शासन में नहीं मिला हुआ था। इस तरह बहुसंख्यकवाद और आर्थिक नीतियों की कमियों ने बेल्जियम को गृह युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया, लेकिन वहां के नेताओं के बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य, उनके द्वारा किए गए अथक प्रयास जो 1970 से 1993 तक चलता रहा, उसके द्वारा उन्होंने इन विषमताओं को दूर किया और दूर करके अपने देश के अंदर सत्ता की साझेदारी की एक विशाल, एक आदर्श, एक न टूटने वाली नीति के रूप में बेल्जियम में स्थापित किया, और बेल्जियम सत्ता की साझेदारी के लिए बनने वाला विश्व का पहला देश बना। उदाहरण के तौर पर बेल्जियम में यह सब जो हुआ, इन सुधारों को वर्तमान विश्व में बेल्जियन मॉडल के नाम से जाना जाता है। यह बेल्जियन मॉडल में आपने देखा कि केंद्र की सरकार अर्थात ब्रुसेल्स में हर भाषा भाषी को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। केंद्र की सरकार की नीतियों को राज्य सरकारों में समाहित किया गया, राज्य सरकारों को स्वतंत्र बनाया गया, राज्य सरकारों में भी विविध भाषा भाषियों को उचित प्रतिनिधित्व मिला, और साथ ही साथ कम्युनिटी सरकार की स्थापना हुई, जिस सरकार ने अलग अलग समुदायों भाषा भाषियों को अपनी अपनी संस्कृति, शिक्षा और भाषा के विकास के लिए आगे बढ़ने में सहायता प्रदान की, और गृह युद्ध की स्थिति, तनाव की स्थिति जो विभिन्न समुदायों के बीच बनी हुई थी, उसको दूर कर बेल्जियम सत्ता की साझेदारी का एक आदर्श उदाहरण बना। धन्यवाद। अगली बातें इसी सीरीज के दूसरे खंड में पावर शेयरिंग के बारे में आप जानेंगे। धन्यवाद।